कि ये चुनाव भाजपा नहीं हारी है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी हारे हैं। नहीं, 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 आपने तो बिल्कुल जिसको कहते हैं मेरी दुखती रग को छू लिया है कि मोदी जी से प्रचार अब थोड़ा कम कराइए क्योंकि जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप हार रहे हैं। हिमाचल भी हारे, कर्नाटक भी हार रहे हैं। जादू की छड़ी नहीं है, वो अब पनौती थोड़ी-सी बनते दिखाई दे रहे हैं, तो बचा लीजिए भाजपा को। तो वो नड्डा जी की तरह रात को 8 बजे खर्रा नहीं निकल के टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, नड्डा जी 2 साल के लिए अध्यक्ष हो गए, अपना ही राज्य हार जाते हैं और बाहर जाकर धमकी दे रहे हैं कर्नाटका को कि मोदी जी का आशीर्वाद चला जाएगा। तो मुझे लगता है वो कंपैरिज़न ही गलत है। नड्डा जी और खड़गे जी का कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। ये सब सुख लहै तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। नमस्कार, आज हमारे साथ राहुल गांधी की टीम की कोर मेंबर सुप्रिया श्रीनेत जी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की सबसे धाकड़ प्रवक्ता सुप्रिया जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कर्नाटका में कांग्रेस से बीजेपी कैसे हारी, क्या स्ट्रैटेजीज रही, तो ये सब आज उन्हीं से जानेंगे। सुप्रिया जी, कर्नाटका में बीजेपी क्यों हारी, सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं आप? नमस्कार आपको और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को प्रज्ञा जी। मुझे लगता है कर्नाटका की हमारी जीत और बीजेपी की हार के बहुत बड़े-बड़े संदेश हैं, लेकिन अगर मैं मूलतः 3 या 4 खंभों पर उस संदेश को पढ़ूं, तो पहला संदेश ये है कि कर्नाटका की 6.5 करोड़ जनता ने पूरे साफ तौर से कहा है कि चुनाव तो हमारे मुद्दे पर होगा। चुनाव बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, उल-जलूल की बातों के लिए ना हमारे पास वक्त है और ना हमारे पास आपके लिए वोट है। दूसरा, जनता के लिए बिल्कुल साफ था कि एक तरफ 40% भ्रष्टाचार था भाजपा का और दूसरी तरफ कांग्रेस की वो 5 गारंटियां थी जो हम अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। अब वो चाहे गृह ज्योति हो, गृह लक्ष्मी हो, युवा निधि हो, अन्न भाग्य हो या जो बस की हमने मुफ्त सवारी कही है महिलाओं के लिए। तीसरा मुझे लगता है और ये बहुत बड़ा एक कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी को पर्सनल संदेश दिया है। उन्होंने राहुल जी से कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सदस्यता चली जाए, आपका घर छिन जाए, लेकिन आप क्योंकि लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि ये वही कर्नाटका है जहां पर करीब 17 से 18 दिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिताए थे, जमकर प्रचार किया, लोगों से सीधा संवाद किया, बस में गए, डिलीवरी बॉयज से मिले। तो कर्नाटक ने उनको संबल और संदेश दोनों दिया है। और चौथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा साथ मिलकर, खड़गे जी की अध्यक्षता में जो खुद भूमिपुत्र थे, प्रियंका जी थी, सोनिया जी आई, डीके शिव कुमार जी और सीतारमैया जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। और इसके साथ साथ जनता ये कह रही है कि बजरंग बली के साथ आप बजरंग बल को नहीं खड़ा कर सकते हैं, आप हमारे मुद्दों पर बात करिए। और बेंगलुरु कर्नाटका में खास तौर से जहां पर भाजपा पोलराइज करने की कोशिश कर रही थी इस मुद्दे से, मुझे लगता है लोगों ने कहा कि बजरंग दल को हमारी आस्था के साथ मत जोड़िए और अगर जोड़िएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हमने एक पॉजिटिव कैंपेन करी, बड़ी विनम्रता से करी और मुझे खुशी है कि कर्नाटक की जनता ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया। अच्छा सुप्रिया जी, हमने देखा कि राहुल गांधी डायरेक्ट संवाद कर रहे थे वहां की जनता से और प्रियंका गांधी रैलियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे हमलों का जवाब दे रही थी। तो क्या ये एक अलग स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अलग स्ट्रैटेजी थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से जो शैली अपनाई और जिस तरह से उन्होंने उस पर काम किया, वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मुझे लगता है कर्नाटक ने नफरत के उस बाजार को बंद कर दिया और मोहब्बत की तमामों दुकान खोल दी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे प्यार से पूरे समर्पण से काम किया और वो मोहब्बत की बात कर रहे थे, वो लोगों के हक की बात कर रहे थे, वो कन्नड़ लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो कन्नडिगास की बात कर रहे थे। एक जगह जब वो गए भी और एक लड़की ने इंग्लिश हिंदी में बोलना चाहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी भाषा कन्नड़ है, आप उसमें बात करिए। तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों को देखते हुए राहुल गांधी जी का एक वो शैली है। प्रियंका गांधी जी महिला है और मैं और आप दोनों महिलाएं हैं और वो जितना जितना उनको हंसना पसंद है उतनी वो फाइस्टी है और उन्होंने लगातार चौके छक्के लगाकर जिसको कहते हैं सहवाग की तरह बैटिंग करी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मुझे आज भी याद है प्रियंका जी ने जिस दिन ये बड़ी बात कही थी कि आप गाली गिन रहे हैं आपको, लेकिन ये नहीं पता कितने लोगों की कोविड में दौरान मौत हुई, कितने लोगों की बाकी चीजें हुई। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुद्दों पर सरकार को खासतौर से मोदी जी को मजबूर किया कि इधर उधर की बात मत करिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ प्रज्ञा जी कि प्रियंका जी और राहुल जी का जो समर्थन मिला लोगों को वो एक तरफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव भाजपा नहीं हारी है,
ये चुनाव नरेंद्र मोदी हारे हैं, और इसलिए हारे क्योंकि कर्नाटक के पहले उन्होंने हिमाचल में भी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा था और ये कह के लड़ा था कि ये मेरा दूसरा घर है। कर्नाटक भी आए वो संकट मोचन बनकर और उन्होंने लोगों की आस्था पे प्रहार किया। तो जब अब ये भी समझ में आ रहा है कि मोदी मैजिक का जो रिटर्न था, मोदी मैजिक जो जिस पर वोट पड़ता था, वो सब अब कल की बातें हो गई। वो सब बातें अब कोई मूल मुद्दे की बातें नहीं रही है। मैं तो शायद ब्रांड राहुल की बात करना चाहूँ। अच्छा, मोदी मैजिक अभी आपने याद दिलाया, जैसे मोदी मैजिक, मोदी का जादू, 56 इंच की छाती, मोदी का डंका, मोदी का जलवा, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ये सारी बातों पर, हर बात पर प्रधानमंत्री की तारीफ करने वाली मीडिया राहुल गांधी की जीत पर एक शब्द नहीं बोल पा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल जिसको कहते हैं मेरी दुखती रग को छू लिया है। जो मीडिया मोदी जी की हर रैली को, मोदी जी के हर भाषण को चुनाव संहिता का घोर उल्लंघन करते हुए लगातार दिखा रहा था और हमारी किसी रैली को कवर नहीं कर रहा था, जो मीडिया 6 महीने से सिर्फ हिजाब और हलाल की बात कर रहा था, जो ना बेरोजगारी की बात करता था, ना 40% कमीशन की बात करता था, ना महंगाई की बात करता था, आज उस मीडिया के, आप मीडिया का जिसको कहते हैं दोहरा मापदंड देखिए। जब चुनाव अगर कहीं कांग्रेस हारेगी तो राहुल गांधी की तस्वीर आएगी, लेकिन जब चुनाव जीतेंगे हम तो राहुल गांधी की तस्वीर तो छोड़िए, राहुल गांधी को श्रेय नहीं दिया जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी उनका एक वीडियो लगा देगी आई एम अनस्टॉपेबल कहकर, तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि राहुल गांधी को श्रेय क्यों मिल रहा है। अरे राहुल गांधी को जीत का श्रेय नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा क्या? और इनका दोहरापन इतना है, इनका दोहरा मापदंड इतना है कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे तो नड्डा जी अवतरित हो जाएंगे, चुनाव जीता जाएगा तो सहरा बांध के 100 किलो की माला पहनने के लिए मोदी जी अवतरित हो जाएंगे। ये चुनाव कर्नाटक में था, मोदी जी केरला पिक्चर प्रमोट करने पर तुल गए, तो कर्नाटक की देवतुल्य जनता ने कहा प्रभु चुनाव हमारा है, हमारे मुद्दों की बात करिए, नहीं तो घर बैठाना हमें भी आता है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आपने केरला स्टोरी का जिक्र किया, तो क्या केरला स्टोरी बीजेपी पर बैकफायर कर गई? आप ऐसा मानती हैं क्या? मुझे बैकफायर तो नहीं पता, मुझे लेकिन लगता है लोगों को ये जरूर समझ में आ गया कि चुनाव कर्नाटक में हो रहा है, चुनाव 40% कमीशन पर हो रहा है, चुनाव पे सीएम पर हो रहा है, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और बात साहब कर रहे हैं केरला मूवी की सारी कैबिनेट और सरकार जो है वो तुली हुई है केरला मूवी को प्रमोट करने में। तो ये कहाँ लोग बर्दाश्त करेंगे और क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो लोगों ने बोला, और क्या पिक्चर है वो पिक्चर देखिए आपने किस तरह की, वो इतनी प्रोपोगेंडा मूवी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है नफरत फैलाना। ऐसे ही कश्मीर फाइल्स प्रमोट करी गई और कश्मीरी पंडित आज तक मारे जा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोला जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ऐसा काम करते हैं। मुझे लगता है एक चीज जरूर बैकफायर करी है कि जब मुद्दों की बात होगी और आप धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का काम करिएगा, चाहे वो बजरंग बली के समकक्ष बजरंग बल को खड़ा करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो, चाहे वो कर्नाटक के चुनाव के दौरान, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर हो या बड़े बड़े नेता हो, खुद प्रधानमंत्री हो, लपके लपके लोग कर्नाटक केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश को ये सारी चीजें बर्दाश्त है आज। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन कर्नाटका में रही और जिस जिस जिले से होकर के गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा, जहां जहां से राहुल गांधी पैदल यात्रा किए हैं, लोगों से मिले हैं, 37 सीटें जीत कर लाए हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है कर्नाटका चुनाव में? बहुत बड़ा असर देखने को मिला। विदाउट अ डाउट, बिल्कुल। राहुल जी का स्ट्राइक रेट कर्नाटक चुनाव के दौरान 80% का था, जहां पर वो गए 80% जगहों में हमने सीटें जीती, जहां से वो क्रॉस किया हमने हर सीट जीती। प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट 40% का था और अमित शाह का स्ट्राइक रेट 33% का था। मतलब इतने पुअर स्ट्राइक रेट्स के साथ ये लोग कौन से चुनावों की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे एक चीज और भी लगती है कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, ये उसके बाद का पहला चुनाव है कर्नाटक का। हम जिस प्रबल तरीके से जीते हैं, जिस प्रचंड जीत से हमारी बहुमत से जीत हुई है, ये खुद दिखाता है कि इस देश को मोहब्बत चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी प्रज्ञा जी, ये चुनाव है, ये राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पहला चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये संदेश दे रही कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका घर छीन ले, आपकी सदस्यता छीन ले, आपके साथ हर तरह का षड्यंत्र रचे, लेकिन हम आपके साथ खड़े क्योंकि आप हमारी बात उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत की राजनीति में बड़ी लंबी लकीर खींची है भारत जोड़ो यात्रा से, और जो एक प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है और वो क्लिक जरूर कर रहा है।
अच्छा, बड़ा दुष्प्रचार किया गया कांग्रेस का। जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बात कही थी कि अगर कांग्रेस आती है तो दंगे भड़क सकते हैं। बहुत सारी बातें कही गई। इसमें ये भी बात थी जिसमें कि जिन्होंने राम को ताले में बंद किया वो बजरंग बली को बंद करना चाहते हैं। बजरंग बली और बजरंग दल को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। इन चीजों का असर होने नहीं दिया कांग्रेस ने बिल्कुल कर्नाटका की जनता में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम मुद्दों पर अड़े रहे। हमें पता था। आप ये विडंबना देखिए कि 3.5 साल तक सरकार आपने कर्नाटका में चलाई, केंद्र की सरकार आप चला रहे थे, तथाकथित डबल इंजन कहते हैं, जो वास्तव में ट्रबल इंजन है। दोनों इंजन दोनों तरफ जा रहे हैं। आप ये सरकारें चला रहे हैं और आप आके वहां पर ये नहीं बताते कि अगर आप चुने जाएंगे तो क्या करेंगे। चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो। अगर हम नहीं आए तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा, हम नहीं आए तो दंगे हो जाएंगे, हम नहीं आए तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अरे साहब, जनता आशीर्वाद देती है लोकतंत्र में, कोई नेता आशीर्वाद नहीं देता है जनता को। और जनता आशीर्वाद देकर लोकतंत्र की रेजिलियंस, लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो दिखाती है। और जनता ने एक बात और कही, आपसे पूछा गया कितने लोग कोविड में मरे, आंकड़ा नहीं है। आपसे पूछा गया कितने प्रवासी मजदूर मर गए, आंकड़ा नहीं है। कितने एमएसएमई बंद हो गए, आंकड़ा नहीं है। कितने कारखाने बंद हो गए नोटबंदी के बाद, आंकड़ा नहीं है। किसी चीज का आंकड़ा नहीं है। मुझे कितनी गालियां दी गई, 91, उसका आंकड़ा है। और आपने जो अपशब्द महिलाओं को लेकर, एक वैधव्य झेलती हुई महिला को लेकर, एक ब्याहता को लेकर, एक लड़के को लेकर, शहीद को लेकर कहे, उसका क्या ब्यौरा है। तो मुझे लगता है कि जनता ने कहा कि बजरंग बली जो हमारी आस्था, जिनसे हम पराक्रम की और साहस की प्रार्थना करते हैं, और बजरंग दल के गुंडों को मत खड़ा करिए। क्योंकि कल को तो भाजपा ये भी कह सकती है कि नाथूराम तो टेररिस्ट था ही नहीं, क्योंकि उसमें राम का नाम है। अरे राम के नाम पर जो लोग बवाल करते हैं वो थोड़ी राम के अनुयायी है। तो जनता ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है। और उसमें सबसे ज्यादा समझदारी हमारे नेताओं की रही, हमारे कार्यकर्ताओं की रही, हमारी पार्टी की रही, कि हम जरा सा भी अपने पद से भ्रमित नहीं हुए और सिर्फ मुद्दों की बात करते रहे। 5 गारंटियों की बात करी और इनके भ्रष्टाचार की बात करी। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है कि भाजपा की अंदरूनी कलह का भी फायदा मिला है। जैसे सीएम येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद जो मायूसी छाई बीजेपी में, इसका कुछ असर, क्या आप ऐसा मानती हैं कि इसका भी कोई असर है? जैसे सीएम ने खुद कहा कि कर्नाटका के सीएम ने कहा कि टिकट गलत बांटे या फिर हम अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए। नहीं, मुझे लगता है इस बात का जिक्र तो राहुल जी ने ही कर दिया था कर्नाटक के प्रचार के दौरान ही, जब उन्होंने कहा था कि मोदी जी ना येदियुरप्पा जी का नाम लेते हैं, ना मुंबई जी का नाम लेते हैं, वो अकेले रोड शो कर रहे हैं। जिस गाड़ी पर रोड शो कर रहे हैं उसमें उन्हीं की 4 तस्वीरें अकेले लगी हुई हैं। तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ी हार हुई है मोदी जी की। इतना बड़ा मोदी मेनिया जो था, जो इतना बड़ा मोदी मैजिक था, वो धराशायी हो गया। इसीलिए बहुतों को बड़ी बड़ी गहरी चोट पहुंची है दिमागी तौर पर। इवन मीडिया के साथियों को बेचारे पचा ही नहीं पा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं की अगर आप इस हार के बाद भाषा सुन लीजिए, और जिस तरह से वो बौखलाए हुए हैं, तो जैसे लग रहा है मेल्टडाउन हो रहा है भाजपा में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कोई भी नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लोकल लीडरशिप को जब आप दरकिनार करते हैं, जब आप लोकल लीडरशिप को कहीं ना कहीं अपमानित करते हैं, तो लोग फिर आपको सबक सिखाते हैं। मेरे इनसे बहुत गहरे मतभेद हैं मुंबई जी से और येदियुरप्पा जी से। मुझे लगता है इन लोगों को बहुत सारी बातों का जवाब देना है। लेकिन एक ये सच है कि चाहे वो येदियुरप्पा जी हो और चाहे वो मुंबई जी हो, ये भाजपा के बड़े कद्दावर नेता वहां के थे। और जिस तरह से इन लोगों को घर बिठाने का काम किया गया, तो शायद जनता उससे भी थोड़ी क्षुब्ध थी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। और शायद एक ये बाकी भाजपा शासित राज्यों का भी है कि वहां पर बस एक 1.5 लोग सारी सरकार, 1.5 लोग सारा देश, ये 1.5 व्यक्ति सारा तंत्र चलाएंगे। लोगों को ये बहुत पसंद नहीं आता। ये गुजरात का मॉडल गुजरात में चल सकता है, ना ये हिमाचल में चला और ना ये कर्नाटक में चला। भाई हिमाचल में भी प्रधानमंत्री कहते थे मेरा दूसरा घर है, गुजरात के बाहर एक ही घर है, वो हिमाचल है, मेरा हिमाचल से पुराना रिश्ता है। कर्नाटक से भी पुराना रिश्ता बताते थे। दोनों ही जगह लोगों ने नकार दिया। तो नकारा यूपी के मुख्यमंत्री पहुंचे थे कर्नाटक, उन्होंने कहा कि कर्नाटक से तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। जी सॉरी, अब आप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे कर्नाटका। उन्होंने भी बहुत प्रचार किया और कहा कि कर्नाटका से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। तो वही है ना, सबको जब लग रहा था कि कुछ बात बन सकती, तो सबका पुराना रिश्ता था, उसके बाद सबको सांप सूंघ गया। मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि आदित्यनाथ जी मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और चाहे वो देश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, हम सभी के
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। अब वो कर्नाटक जाके कह रहे हैं यहाँ पर यूपी का मॉडल लागू होगा। भाई क्यों लागू होगा वहां पे यूपी का मॉडल? ना वहां के लोग हिंदी बोले, ना वहां के लोग बुलडोजर की राजनीति में करें। वहां पर तो अंततोगत्वा की जो मुख्यमंत्री उनके थे मुंबई जी को ये कहना पड़ा कि भैया हिजाब और हलाल की बातें मत करो, ये हमारे मुद्दे ही नहीं है। 6 महीने से भारत का मीडिया और चरण चुंबक लगातार इनको मुद्दा बना रहे थे। अब वहां पर जाकर जब योगी जी ने ये उलझुल बातें करी तो आपने भी नोटिस किया होगा कि योगी जी को उस कैंपेन से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद योगी जी नहीं बुलाए गए जब वो जाके यूपी के मॉडल की बात करने लगते। अगर उनको लगता है कि बुलडोजर चला देना और जहां पे कहीं एनकाउंटर हो जाए और लाइव टीवी पर गोलियां चल जाए, ये मॉडल कोई गवर्नेंस का हो सकता है, मुझे लगता है कि ये ध्वस्त कानून व्यवस्था, निरंकुश पुलिस और एक फेल्ड सरकार का मॉडल है। इसको कहीं जाके मार्केट मत करिए, दुनिया हंसती है आप पर। अच्छा, कांग्रेस को तो बजरंग बली का सीधा आशीर्वाद मिला है, लेकिन डीके शिव कुमार जी को कांग्रेस का हनुमान कहा जा रहा है कर्नाटका में। बिल्कुल, और अगर वो हनुमान है तो उन्हीं के साथ सिद्धरामैया जी उतने उनके बलशाली सहायक बन के खड़े रहे और दोनों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया जी का एक्सपीरियंस, डीके शिव कुमार जी की ऊर्जा, वो जिस तरह से फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ रहे थे और सिद्धरामैया जिस तरह से एक्सपीरियंस ला रहे थे, जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, एक पूरा यूनानिमस प्रोसेस था, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीईसी ने किया, और खरगे जी क्योंकि खुद हमारे अध्यक्ष कर्नाटक से आते हैं, उसका भी लाभ मिला। तो कहते हैं ना कि जब वक्त बदलता है तो बहुत सारे द स्टार्स रीअलाइन, तो सितारे भी उस तरह से आप पे चमकने लगते हैं, और मुझे लगता है वही हुआ। और हनुमान जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। बजरंग बली को आपने अपमानित करने का काम किया, तो बजरंग बली ने, जिसको कि पराक्रम और साहस का देवता कहा गया, जो श्री राम के सबसे प्रमुख और सबसे प्रिय भक्त हैं, उन्होंने भी फिर सीना चीर कर दिखाया कि भाई जिताना तो उन्हीं को पड़ेगा जो सच के साथ खड़े हैं। और सच के साथ अगर राहुल गांधी और उनकी टीम खड़ी है तो उनको उन्होंने जिताया। अच्छा, कर्नाटका में सीएम का चेहरा किसे देखा जा सकता है, सिद्धरामैया या फिर डीके शिव कुमार को? मुझे लगता है प्रज्ञा जी, हमारे 136 विधायक चुनकर आए हैं। 136 विधायकों ने ये निर्धारित किया है कि पर्यवेक्षकों के माध्यम से कि हमारी जो आला कमान है वो उनके रिकमेंडेशंस पर तय करेगी। और मुझे नहीं लगता कि ना तो मुझे कोई भनक है और ना मैं यहाँ पर आके कहूंगी मुझे पता है। मुझे लगता है कि जो भी निर्णय विधायक मंडल दल करेगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, वो सबको स्वीकार्य होगा और वो बिल्कुल सर्वसम्मति से सही दिशा में लिया हुआ निर्णय। अच्छा, एक तरफ जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका राज्य हिमाचल से था, हिमाचल में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो अपना ही राज्य नहीं बचा पाए, और दूसरी तरफ खड़गे जी, उनका भी अपनी बर्थ प्लेस है कर्नाटका, और उन्होंने अपने राज्य में इतनी बड़ी जीत दिलाई कांग्रेस को। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे क्या बहुत कमजोर होती जा रही है पार्टी? देखिए, मैं तो एक मजबूत विपक्ष चाहती हूँ और 2024 का ये टेम्पलेट बन चुका है। यही टेम्पलेट राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और मिजोरम में होगा इस साल के अंत में, और यही 2024 का टेम्पलेट है। मुझे लगता है कि सारे दल जो इस देश को निजात दिलाना चाहते हैं इन 1.5 लोगों की नफरत से और इस नफरती सोच से, वो जरूर एक साथ आएंगे। लेकिन जो आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, और आपका स्पेसिफिक सवाल ये था कि क्या नड्डा जी और खरगे जी का कंपैरिजन हो सकता है? मुझे लगता है वो कंपैरिजन बेमानी है। आप एप्पल्स टू ऑरेंजेस को मत कंपेयर करिए। खरगे जी का 60 साल का, 6 दशकों का निर्वाचित होने का रिकॉर्ड है। वो लगातार 10 बार एमएलए रहे, लोकसभा के सदस्य हुए, वहां से नेता प्रतिपक्ष हैं अभी, एक बहुत वंचित शोषित समाज से आते हैं और कांग्रेस के शीर्ष पद पर आज बैठे हैं और चुने हुए, मैं सबसे बड़ा एम्फेसिस करती हूँ, वो कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष हैं। वो नड्डा जी की तरह रात को 8 बजे खर्रा नहीं निकल के टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आ गई, नड्डा जी 2 साल के लिए अध्यक्ष हो गए, अपना ही राज्य हार जाते हैं और बाहर जाकर धमकी दे रहे हैं कर्नाटका को कि मोदी जी का आशीर्वाद चला जाएगा। तो मुझे लगता है वो कंपैरिजन ही गलत है। नड्डा जी और खरगे जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। खरगे जी ने हक से भूमिपुत्र होकर वोट मांगा और लोगों ने उनको वो आशीर्वाद दिया। नड्डा जी इतने दम्भ में वहां पर भी थे और इतने दम्भ में अक्सर वो रहते हैं उनको। लेकिन मेरी एक सलाह है, और सलाह मैं लोकतंत्र की बड़ी तगड़ी प्रहरी हूं तो ये देना चाहती हूँ कि मोदी जी से प्रचार अब थोड़ा कम कराइए, क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं वहां आप हार रहे हैं। हिमाचल भी हारे, कर्नाटक भी हार रहे हैं। जादू की छड़ी नहीं है, वो अब पनौती थोड़ी सी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बचा लीजिए भाजपा को, क्योंकि इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होगी। कर्नाटका तो जीत लिया सुप्रिया जी, अब 2024 को लेकर के क्या प्लान है और क्या लग रहा है अब आगे क्या होने वाला है?
मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा प्रज्ञा जी कि अगर हम मुद्दों पर टिके रहे, अगर हमने जो चुनाव जैसा कि हमने कर्नाटक में लड़ा है, हमारी यही प्लानिंग है कि हम आगे भी चलकर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े। आज आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए किसी भी राज्य का या जो नेशनल सर्वेज आ रहे हैं, लोग दो बातें बड़ी प्रमुखता से कह रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। वो तो दो धार वाली तलवार हो गई जिस पर चलना मुश्किल हो गया। बेरोजगारी की वजह से आय नहीं है और महंगाई जो है वो कमर तोड़ है इस समय। आटे, दाल, चावल सब पर जीएसटी है, बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए जीना। इस देश को इस कगार पर ले आया गया है कि 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, जिसको उपलब्धि माना जा रहा है। तो मुझे लगता है लोगों के जो मुद्दे हैं, जो चाहे वो महंगाई और बेरोजगारी हो, और अडानी जेको के साथ जो मिलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसकी वजह से जो बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अगर हम उस पर टिके रहेंगे और हमारा यही प्लान है, हम टिके रहेंगे, लोग हमें जरूर अनुग्रहित करेंगे, लोग हमें जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। अच्छा, एक तरफ तो 2014 में एक नारा खूब चला बीजेपी की तरफ से कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बनाएंगे, और कर्नाटका में 40% की सरकार से त्रस्त होकर के जनता ने उसी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक और नारा चला था, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। भैया 9.5 साल से इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का पुरुष, इस देश का वृद्ध वो अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। अच्छे दिन तो ऐसे आ गए कि 400 का सिलेंडर 1200 पे हो गया। अच्छे दिन तो ऐसे आ गए कि 90 का तेल 220 पर हो गया। अच्छे दिन ऐसे आ गए कि 70 का पेट्रोल 100 के पार हो गया। अच्छे दिन ऐसे आ गए कि डीजल 95 पर पहुंच गया। तो प्रभु ऐसे अच्छे दिनों से लोग कह रहे हैं हमें बचा लीजिए, क्योंकि अच्छे दिन लाने वाली झूठी सरकार को, ऐसे अच्छे दिन लाने वाली झूठी सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। महिलाएं आज असुरक्षित हैं। ज्यादातर केसेस में पॉलिटिकल संरक्षण जो है वो दोषियों को दिया जाता है। जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है यूपी जैसे राज्यों में, इसका लोग जरूर जवाब देंगे। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे निकाय के चुनाव जीत गए। अब आप निकाय के चुनाव और बड़े मुद्दों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बहुत लोकलाइज चुनाव होते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लेकिन राष्ट्रीय मीडिया पर चल रहा था, एक तरफ कर्नाटका की टेबल चल रही थी और दूसरी तरफ निकाय चुनाव की टेबल चल रही थी। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हमने सुपड़ा इनका साफ किया मध्य प्रदेश में, जब हमने इनका सुपड़ा साफ किया राजस्थान में, जब हमने इनका सुपड़ा साफ किया पंजाब के निकाय चुनावों में, तो सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोलेगा मीडिया। लेकिन जब कर्नाटक में हमारी प्रचंड जीत हो रही है, तो कर्नाटक 6.5 करोड़ लोगों के राज्य की जीत को, 224 सीटों की जीत को निकाय के चुनावों के साथ कंपेयर किया जाता है। बेचारे मरते क्या ना करते। कुछ लोगों ने तो खैर बीजेपी को विनर भी डिक्लेयर कर दिया था टीवी चैनल पर, मैंने देखा था। मतलब अंत तक लगे हुए थे कैसे जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेगा। तो जितने मायूस चेहरे थे, जिस तरह के सवाल आ रहे थे, जिस तरह से मायूसी और मातम छा गया था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बेचारों को थोड़ी थेरेपी की जरूरत होगी। लेकिन अच्छा, 2014 से जो हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण की जो हवा चली, 2023 आते आते ही अपने पतन की ओर क्यों चली जा रही है? अब हिंदू मुसलमान कहीं काम नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए है प्रज्ञा जी, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि नफरत से कोई बात का समाधान नहीं निकलेगा। नफरत से हमारा ही नुकसान है। आप हिंदू मुसलमान कराते रहिए, लेकिन हिंदू ज्यादा बेरोजगार हैं, ज्यादा हिंदू महंगाई से जूझ रहे हैं, ज्यादा हिंदुओं के बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ज्यादा हिंदू अपने बच्चों को ढंग से भरपेट भोजन नहीं करा पा रहे हैं। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये सिर्फ चुनावी झुंझुना है, ये सिर्फ नफरत फैलाने का तरीका है। और जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने देखा कि कैसे ये देश एकजुट होकर रहा है। 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। अगर इतना पतला हमारा फैब्रिक होता कि मोदी जी और उनके 10 लोगों से वो फट जाता, वो टूट जाता, वो बिखर जाता, तो ये देश 5000 साल पुरानी संस्कृति का रहा, जहां पर कितने आक्रमण हुए, जहां पर कितने लोग आए और जिन्होंने आके हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया। ये सब जो है क्षणिक होता है, और मुझे लगता है कि इन पर अब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो इस नफरत पर इन्वेस्टमेंट किया गया, वो अब धीरे धीरे आपको कम होता नजर आएगा। वो मध्य प्रदेश में कम होगा, वो राजस्थान में कम होगा, वो छत्तीसगढ़ में कम होगा, वो हर जगह कम होगा। क्योंकि हम और आप भी तो इंसान है ना। और अगर हमें और आपको पूछा जाए कि आपको नफरत अच्छी लगती है, मोहब्बत, हम सब कहेंगे कि भैया प्यार, शांति, सुकून हो, यही जीवन है। 2 रोटी मिल जाए खाने की और बच्चे अच्छे सेटल हो जाए, उसके आगे बात क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को उनके तमाम सवालों के जवाब